चलो आज हम लोग बात करेंगे ताप संयंत्र ताप विद्युत संयंत्र जो होता है उसके उत्सर्जन के मानदंड के हम लोग बारे में बात करें, क्योंकि उसका इमिशन नॉर्म्स फॉर थर्मल टीपीपी बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट। सबने देखा थर्मल पावर प्लांट? अगर नहीं देखा तो विजुअलाइजेशन करवा देते। ठीक है, ये है एक थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट टीपीपी है ना, ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है, याद रहेगा ताप विद्युत संयंत्र। ठीक, देखो ताप विद्युत यहाँ लिखा थर्मल पावर प्लांट। तो ये ऐसे भी होते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं, ये याद रहेगा। इस पर नॉर्म्स क्या है, ये देखो ये क्या करते हैं ना कि ये देखो बहुत हाई लेवल मात्रा में जो है SO2 है ना, NOx है ना, फिर पानी को भी ये खराब करते हैं। तो इससे संबंधित अब नियम चेंज किए गए। मतलब इसकी जो पहले मानदंड थे, मतलब स्टैंडर्ड थे कि भाई कितना पानी आपको यूज करना है, कितना आपको SO2 इमिशन करना चाहिए, कितना NOx जो है ना वो आपको इमिशन करना चाहिए, उससे संबंधित जो है नए नियम निकाले गए हैं, उससे संबंधित हम लोग को बात करना है। ठीक है, देखो ऐसे में जब कई ताप विद्युत टीपीपी, मैं टीपीपी बोलूंगा कि है ना, टीपीपी द्वारा अपने परिचालनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए उपकरण संस्थापित करने की सरकार की 2022 की जो समय सीमा थी वो लांघने की संभावना है। मतलब जो 2022 तक उन्होंने समय सीमा दी थी ना, तो उनको लगा कि भाई ये जो है इसको कंट्रोल कर लेंगे, पर वो लोग कंट्रोल कर नहीं पाए। समय सीमा जो है पूरा करने की वो लांघ देंगे वो लोग, है ना। तो विद्युत मंत्रालय अनुशंसा कर रहा है कि जो विद्युत मंत्रालय, अब सिंपल बात है भाई, टीपीपी इसको संभालने के लिए ताप विद्युत बोल रहा है तो विद्युत मंत्रालय होगा। तो विद्युत मंत्रालय अनुशंसा कर रहा है कि ऐसी 300 से अधिक इकाइयों के लिए समय सीमा को 2 वर्ष तक और बढ़ाया जाए, है ना, को और बढ़ाया जाए, तभी काम हो पाएगा, तभी मतलब वो लोग जो है मानदंड तक शायद रीच कर पाए। ऐसे अब पूछे कि भाई ऐसे मानदंडों की आवश्यकता क्यों है। देखो मानदंडों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि क्या है ना कि बहुत मात्रा में जो है ना ये लोग जो है CO2 या NOx या फिर बहुत सारे पॉल्यूटेंट जैसे मरकरी हो गया है ना, मरकरी हो गया, तो ये सब पॉल्यूटेंट वो लोग क्या करते हैं, रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट में उसके कारण क्या हो रहा है, दिन ब दिन क्या है, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। और पता है ये CO2 में भारत जो है, CO2 उत्सर्जन में भारत जो है 1 नंबर पर आ गया है ना, हाईएस्ट CO2 उत्सर्जन में जो है इंडिया 1 नंबर पर है। फिर NOx जो है वो क्या नाम है कि अम्ल वर्षा इन सब के लिए, फिर पर्यावरण प्रदूषण के लिए, और मरकरी जैसी भारी धातु जो है वो भी ये लोग इमिट करते हैं ना बाहर। तो उसके लिए कुछ ना कुछ मानदंड होना चाहिए ताकि हम लोग उनको जो है होने वाले जो हम लोग बात करिए संधारणीय विकास की या फिर पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, इसको कम करना पड़ेंगे। इसके लिए स्टैंडर्ड बनाएंगे तभी ना काम होगा, इसके बिना तो नहीं होगा, है ना। तो देखो ऐसे मानक की आवश्यकता क्यों, क्योंकि देखो कोयला आधारित जो है विद्युत क्षेत्र का है। विद्युत क्षेत्र में ज्यादातर क्या होता है ना कि कोयला का ज्यादा यूज किया जा रहा है। कोयला देश में संसाधित कुल विद्युत उत्पादन का 205 गीगावाट, 205 गीगावाट याद रहेगा, 205 गीगावाट गीगावाट, ठीक है। और देश में वर्तमान विद्युत आपूर्ति का 75% है ना, कितना दे रहा है, 77%। जितना उत्पादन हो रहा है उसमें 77%। सोचो कोयले का कितना बड़ा रोल है, सोचो मतलब 77% अबाउ, मतलब क्या बोले 3/4 अबाउ, ग्रेटर देन 3/4। बहुत मतलब ये बुरा बात है, एक तरह से कहोगे तो बहुत बुरा बात है। मतलब कोयला तुम्हारा विद्युत उत्पादन में अगर 75% से ऊपर, यहाँ 77% योगदान दिखा रहा है ना, तो बहुत बड़ा बात है। 205 गीगावाट यहाँ दिखाया इसने, यहाँ 56 लिखा, ठीक है। फिर बोला कि देश में अगर वर्तमान ये तुम्हारा वर्तमान की अगर बात करोगे तो विद्युत आपूर्ति का 77% ये दे रहा है, ठीक है। और भारत में ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस क्षमता को स्वच्छ बनाया जाए, है ना, क्योंकि हम लोग को क्या है ना, स्वच्छ एनर्जी का जरूरत है, स्वच्छ एनर्जी का जरूरत है, जो कि हम लोग को करना है धीरे धीरे। इसी के लिए कार्बन कैप्चरिंग वाला भी आया था ना, आप देखो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कुछ ना कुछ मानक तय करने होंगे कि भाई आपको कितना इमिट करना है हर बार, है ना। ठीक है, विद्युत संयंत्रों द्वारा उच्च उत्सर्जन, देखो बहुत हाई लेवल पर क्या किया जाता है, इमिट किया जाता है कि ताप विद्युत संयंत्र टीपीपी जो है देश में प्रदूषक के रूप में 80% पारा के अतिरिक्त 60% पीएम पार्टिकुलेट मैटर जानते हो, पार्टिकुलर मैटर क्या क्या होता है, पार्टिकुलर मैटर PM10 होता है ना, पार्टिकुलेट मैटर PM10, और पार्टिकुलेट मैटर 2.5, कोई PM1 भी लिखता है। तो ये सब होते हैं, ये सब जो है ये कणिकीय पदार्थ होते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो क्या कहें, पर्यावरण में जो है उड़ते रहते हैं ना, पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, इसका विजुअलाइजेशन करवा देते हैं एक बार। ठीक है, ये देखो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं ना, एयर पोल्यूशन करते हैं पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। इसको कणिकीय पदार्थ बोलते हैं, कणिकीय पदार्थ, ठीक है। ये पार्टिकुलेट मैटर PM10 होता है, PM2.5 होता है, कहीं कहीं PM1 भी लिखते हैं, ठीक है।
अब आगे चलते हैं। देखो पार्टिकुलेट मैटर बता दिए, ये एयर पोल्यूशन में ये बता, एयर पोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल है। और जैसे कि और पार्टिकुलेट मैटर क्या करते हैं, जैसे पार्टिकुलेट मैटर अगर हम लोग अंदर ले लेते हैं तो कार्डिक अरिथमिया, देखो डिक्रीज लंग फंक्शन को कम कर देते हैं, क्योंकि सीधे जाते हैं लंग्स में जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी ये छोटे कण होते हैं तो ये ब्लड सर्कुलेशन में भी जा सकते हैं, ठीक है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कर देते हैं। ब्रोंकाइटिस मीन्स ये जैसे ब्रोंकिया है ना, ब्रोंकिया होता है, तो ब्रोंकिया के इन्फ्लामेशन को क्या बोलेंगे, ब्रोंकिया। फिर इस तरह से इन्फ्लामेशन कर दिया इसका तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। इंक्रीज रेस्पिरेटरी सिम्टम, जैसे सांस फूलने लगेगा तो उससे संबंधित दिक्कतें होने लगेगी। कार्डिक अरिथमिया हो जाएगा। कार्डिक अरिथमिया मतलब होता है इरेगुलर होना, मतलब ये जो है इरेगुलर, ऐसे जैसे मान लो नॉर्मली मान लो सांस ऐसे आ रहा है, ठीक है, एक रेगुलर वेव में, ठीक है, कि भाई ऐसे 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 ऐसे, ये हार्ट रेट नहीं, हार्ट रेट वाला ईसीजी नहीं बना रहा, ये मान लो एक रेगुलेशन है, वेव है जो तुम्हारा हार्ट को मतलब जो है इसको बता रहा है, क्या बोलते हैं, हाँ नॉर्मली जो ऐसे होता है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, हार्ट वाला बताते हैं, सही बोल रहे, हार्ट ही वाला बताना है मेरे को। तो इस तरह से होता है, ठीक है, नॉर्मली इस तरह से होता है, ठीक है, हार्ट वाला। अब मान लो वो कार्डियक अरिथमिया हो जाएगा तो वो कुछ ऐसे भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, जो भी मानो, तो कार्डियक अरिथमिया मतलब जो है इरेगुलरिटी बढ़ जाए, हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाएगा, प्रीमेच्योर डेथ होने का बढ़ जाएगा। तो पार्टिकुलेट मैटर, देखो पार्टिकुलेट मैटर पोजेज द सीरियस हेल्थ रिस्क, इट कैन ट्रेवल इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक में चल जाता है। 2.5 इज स्पेशली डेंजर बिकॉज इट कैन पेनिट्रेट डीप इनटू द लंग्स एंड समटाइम इवन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, समझा, ब्लड स्ट्रीम तक चला जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए क्या हो रहा है कि ये जो है टीपीपी द्वारा जो है ना, ताप विद्युत संयंत्र यानी थर्मल पावर प्लांट द्वारा जो SO2 या फिर जो पार्टिकुलेट मैटर जो रिलीज हो रहा है ना, उसको उस पर हम लोग को क्या स्टैंडर्ड बनाना होगा, नियम बनाना होगा, ताकि हम उसके नियंत्रण को, हम उसके उत्सर्जन को नियंत्रित कर सके, हाँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है एक ह्यूमंस के लिए, ठीक है। और भी जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर, जैसे हम बताए थे, पार्टिकुलेट मैटर जो है वो क्या है ना कि, अरे यार, पार्टिकुलेट मैटर जो है, हाँ ये देखो पार्टिकुलेट मैटर जो है कौन कौन सा है, पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 1 भी होता है, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर 1 भी है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखो इसमें क्या क्या दिया, जैसे कि ये दिया कि देखो प्रोमोलरी सर्कुलेशन में दिक्कत होगा, मतलब वो सर्कुलेशन के अंदर घुस सकता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में अंदर जा सकता है वो जो पार्टिकुलर मैटर है, जो इम्पैक्शन हो जाएगा, इम्पैक्शन मतलब वहाँ जमा होना, इम्पैक्ट मतलब हार्ड होना, और सेडिमेंटेशन होता मतलब वहाँ जमा हो जाएगा, ब्राउनिश डिफ्यूजन हो जाएगा सेडिमेंट, ये तो मतलब कुल मिला के तुम्हारा बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, ठीक है। फिर अब हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में कि जैसे कि हाँ ये हो गया। ताप विद्युत संयंत्रों में देखो, ताप विद्युत संयंत्र देश में प्रदूषक के रूप में 80% पारा के अतिरिक्त 60% जो है PM आर्टिकल, हाँ 80%, तो वो क्या कर रहा है, 80% मरकरी, ये याद है, 80% नहीं याद है, देखो मरकरी में Hg होता है ना, तो ये H को ऐसे कर दोगे, H करोगे पूरा को 0 कर दो इसको पूरा, तो 80% हो जाएगा। तो 80% मरकरी करता है, 60% PM पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जित कर रहा है, फिर 45% SO2 और 30% NOx, कितना, तो कौन कौन सा हो गया प्रदूषक, जो है एक मरकरी हो गया, एक पार्टिकुलेट मैटर हो गया, एक NOx हो गया, और फिर SO2 हो गया। SO2 ज़्यादा है NOx से, ये ध्यान रखना है, ये 45% है, ये 30% है, ये तुम्हारा 60% है, और ये तुम्हारा 80% है, मतलब मरकरी सबसे ज़्यादा, फिर SO2, फिर ये NOx, इसने इसी हिसाब से दिया, ठीक है। फिर स्वास्थ्य प्रभाव, जैसे TPP भारत में कुल औद्योगिक उत्सर्जन के 80% सल्फर, TPP जो है ना वो जितने भारत में टोटल औद्योगिक उत्सर्जन में, उसमें सबसे ज्यादा यही 80% सल्फर यही वो कर रहा है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड का योगदान कर रहा है, जिससे फेफड़ों में बीमारियां, अम्लीय वर्षा और धूम कोहरा हो रहा है, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर के कारण भी होता है, पार्टिकुलेट मैटर का धूम कोहरा होता है, और फेफड़ों में बीमारियां पहले ही बता दिए, फेफड़ों की बीमारियां, हार्ट्स की बीमारियां, जो हृदय की बीमारी, हृदय कहा था ना, और कार्डियक इनसफिशिएंसी, ये सब बीमारियां जो है इससे होती है। फिर अम्लीय वर्षा के लिए पहले बताए है ना, अम्लीय वर्षा के लिए जैसे कि H2 प्लस SO2, फिर SO3 जो है बन जाएगा H2SO4 है ना, बाद में SO4 बना देगा, जो भी करके मतलब कुल मिला के अम्ल कर देगा। फिर अगर H2 मतलब और NO2 के साथ मिलेगा, NOx के साथ मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं HNO3 बनाएगा, मतलब अम्लीय वर्षा क्रिएट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है अम्लीय वर्षा करते हैं, फेफड़ों को दिक्कत पहुंचाते हैं, और साथ ही साथ क्या है, धूम कोहरा करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। इसलिए जो है ये क्या है, दिनों दिन जो है वातावरण को, पर्यावरण को इनडायरेक्टली क्या कर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उसका इफेक्ट हम लोग पर पड़ रहा है,
ठीक है, पृष्ठभूमि देख लेते हैं एक बार, पृष्ठभूमि क्या है कि क्यों ऐसा हो रहा है, पृष्ठभूमि समझ लेना जरूरी है। देखो 2005 में क्या हुआ ना कि देखो ये सब जो है काम करिएगा कौन, पर्यावरण और ये मंत्रालय वाला, ठीक है। अब इसकी रिपोर्ट जो है पर्यावरण मंत्रालय देगा, फिर जो विद्युत मंत्रालय से हो रहा है जो ये बकचोदी, फिर विद्युत मंत्रालय संभालेगा उसको, ठीक है। 2015 में पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय यानी MOEFCC यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसने ताप विद्युत संयंत्रों के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण संशोधन अधिनियम 2015 के उत्सर्जन नियंत्रण के लिए विशिष्ट मानकों को अधिसूचित किया। इसने बोला कि भाई 2015 के लिए बोला कि पर्यावरण वाले ने बोला कि जो ताप जो है TPP है इसके लिए कुछ ना कुछ नियम लाओ और ये नियम के अंतर्गत है ना इसको नियंत्रित करने का कोशिश करो, है ना, कुछ विशिष्ट मानक दो इसको तो नियंत्रित करने के लिए। तो फिर पर्यावरण संशोधन अधिनियम आया है, ठीक है, पर्यावरण 2015 में, ध्यान रखना। नियमों के अनुसार देखो, नियम के अनुसार क्या, TPP को चरणबद्ध तरीके से 2 वर्ष के भीतर 2 साल के अंदर उसको क्या करना है कि 2017 तक अधिसूचित सीमा हासिल करनी है, जो सीमा तय की गई है उस सीमा तक उसको लाना है, मतलब प्रदूषण को कम करना है उसको, ठीक है। यह निलंबित करने यानी SPM यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर याद रहेगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, ठीक है, ठीक है, के उत्सर्जन से संबंधित वर्तमान मानदंडों में संशोधित करता है। TPP में SO2 और NOx में और पारा के उत्सर्जन, मतलब पारा जो है उस पारा के उत्सर्जन में निम्न नए मानदंडों का सूत्रपात करता है। इसमें बता दिया क्या क्या चीज़ का बताया, देखो TPP में SO2 का बताया है, पार्टिकुलेट मैटर का बताया, वही जो चारों थे वो चारों का फिर से बोला है कि ये जो है नए मानदंड तय करेगा, ठीक है। ये TPP द्वारा जल की विशिष्ट खपत, बोले थे ना पानी की भी, ध्यान रखना, पानी की भी, जल की विशिष्ट खपत के लिए संशोधित सीमा भी निर्दिष्ट करेगा ना, जल की विशिष्ट खपत की भी सीमा तय करेगा, भाई आपको इतना ही जल यूज करना है, नहीं तो पता चला सारे जल को ये लोग ऐसे तैसे कर दिए है कि नहीं, और वर्तमान में पीने का पानी नहीं बचा है। और वर्तमान देखा वंस थ्रू बेस्ड कंडेंसर कूलिंग प्रणाली की पुनर्संरचना प्रकार के परिवर्तन करने पर बल दिया गया, मतलब जो है ये एक प्रणाली है जिसको बोलते हैं OTBCC, इसको फिर से इसको लाने के लिए कहा गया है, ठीक है, ठीक है। OTBCC वंस थ्रू बेस्ड कूलिंग कंडेंसर, ऐसे करके होगा, कंडेंसर कूलिंग जो है जो भी, इसको फिर से लाने के लिए इसको कहा गया है, ठीक है। अब काम के वास्तविक परिमाण कार्यान्वयन समस्याओं व चुनौतियों के साथ विद्युत की आपूर्ति बनाए रखने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को देखते हुए देश के सभी विद्युत संयंत्रों के लिए समय सीमा दिसंबर 2022 आगे बढ़ानी पड़ेगी, है ना। इन सबको देखते हुए वही, क्योंकि विद्युत की भी तो जरूरत है ना, ये सिर्फ जो है वास्तविक जो ये तो दिक्कत है ही, पर विद्युत की भी जरूरत है ना, तो उसको देखते हुए समय सीमा को आगे बढ़ाना पड़ रहा है, 2 साल के लिए बढ़ाया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है ना NCR है, राजधानी NCR जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में विद्युत संयंत्रों के लिए दिसंबर 2019 तक संशोधित मानदंडों का पालन करना आवश्यक था, है ना। जो NCR वाले क्षेत्रों में 2019 तक संशोधित जो मानदंड थे उसको पालन करना बहुत जरूरी था। TPP के लिए उत्सर्जन मानक एवं वर्तमान स्थिति, अब TPP के लिए कितने उत्सर्जन मानक था, क्या वर्तमान स्थिति है, और देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा गणना करते हैं, ठीक है, मतलब डिस्कस करते हैं। देखो मोटे अनुमानों के अनुसार 2015 के TPP का कणिकीय पदार्थ उत्सर्जन 35%, ठीक है, 2015 तक क्या था ना 35% था। SO2 का उत्सर्जन 80% और NOx उत्सर्जन 42% तक कम हो सकता है ना। मोटे अनुमानों के अनुसार 2015 के मानदंडों का यूज करोगे तो TPP इतना कम कर सकता है, 35% तक ये कम कर सकता है, वो कम कर सकता है। उनकी जल की खपत लगभग 1/3 कम हो सकती है, और जल की खपत जो है कम से कम 1/3 तक खत्म हो सकती है अगर वो मान, ठीक है। फिर हम लोग बात देखो इसमें जो है 2015 तक इसने बता दिया कि ये 1/3 तो है, 1/3 तक को कम ही कर देगा, ठीक है, 1/3 जो है जल की खपत को कम कर देगा। फिर SO2 का उत्सर्जन नियंत्रण करने के लिए जो है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, मतलब इसको FGD बोलते हैं, FGD मतलब होता है क्या, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, मतलब जो है कैसे कैसे करके जो है SO2 की मात्रा को ये कम कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए जो एक संयंत्र आता है उस संयंत्र का जो है फोटो एक बार दिखा देते हैं, विजुअलाइजेशन करवा देते हैं। देखो ये जो है ये क्या है, फ्लू
फ्लू गैस, फ्यूल गैस बोलना चाहिए, फ्यूल गैस फ्लू बोल दिया था पर चलो कोई नहीं, फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन है, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि हम लोग SO2 की मात्रा को वातावरण में कम कर देते हैं, ठीक है। ये मतलब एक यंत्र है, एक संयंत्र है जिसके माध्यम से हम लोग जो है SO2 की मात्रा को कम कर देते हैं पर्यावरण से। फिर एक SNCR भी आता है ना, सेलेक्टिव नॉन कैटलिस्ट रिएक्टर, ठीक है, सेलेक्टिव नॉन कैटलिस्ट रिएक्टर, उसके द्वारा हम लोग NOx की मात्रा को कम करते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और एक SCR भी आता है, सेलेक्ट कैटलिव रिएक्ट, उससे तो है हम लोग NOx की मात्रा को भी कम करते हैं। तो ये जो है ना अलग अलग तरह के संयंत्र है जिसका जो है यूज किया जाता है। क्या है कि मान लो जो हम लोग प्रदूषक है उस प्रदूषक को कम करने के लिए वातावरण से, तो ठीक है, ये उसका फोटो है। और अब दूसरा देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये जल जो है, पानी की बोले थे ना, पानी की खपत कितना कम करना बोला, पानी की खपत, पानी की ये जो पानी की खपत 1/3 कम करने के लिए बोला था, ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग NOx जो है, ये NOx जो है, NOx के बारे में बात कर रहे थे। NOx जो है वो क्या करता है, इसको कम करने के लिए SNCR और SCR, ये दो टेक्नोलॉजी है, ये दोनों प्रोसेस है या विधि है जिसके द्वारा हम लोग NOx की मात्रा को कम करते हैं इसमें, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा बता दिया। देखो सल्फर डाइऑक्साइड क्या क्या दिक्कत करता है। सल्फर डाइऑक्साइड देखो कहाँ कहाँ से रिलीज होता है। सल्फर दिक्कत तो सबको पता है ना, सॉल्वेंट एंड प्रोडक्ट यूज से, एग्रीकल्चर से, नॉन रोड ट्रांसपोर्ट से, ठीक है, एग्रीकल्चर से भी यूज होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, देखो यही है TPP वाला, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल हो गया। फिर तुम्हारा क्या हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेस्ट से, फिर कमर्शियल इंस्टीट्यूट जो है इसके हाउस होल्ड से, घरेलू चीज़ों से, फिर एनर्जी यूज फॉर इन इंडस्ट्री उससे, रोड ट्रांसपोर्ट से है ना, गाड़ी उड़ी चल रहा है उससे, और कुछ अदर भी जो है उससे भी होता है। तो टोटल मिला के जो है SO2 जो है रिलीज हो रहा है, तो इसलिए हम लोग रोक रहे हैं, ठीक है। फिर SO2 कहाँ कहाँ से, ये तो बता ही दिया ना, एनर्जी प्रोडक्शन, कमर्शियल, रोड, ये सब हो गया था, पार्टिकुलेट मैटर वाला हो गया है, ठीक है। चलो आगे, ये देखो, ये जो है एक ये प्रोसेस था ना, OTECC, GCC या ECC जो भी है, ये वो वाला जो है वो कूलिंग सिस्टम होता है जिसके द्वारा क्या होता है ना कि थोड़ा कुछ कंडेंशन वंडेशन लगा के जो है कूलिंग पानी जो है कंडेंस वाटर को बनाया जाता है, चाहे स्टीम इधर से आओ, चाहे हॉट वाटर इधर से आओ, चाहे इधर से आओ, ठीक है। क्या नाम है कि कौन कौन सा था, देखो SOx के लिए बता दिए कि ये FGD जो है था, एक ये तुम्हारा प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है SO2 को हम लोग मात्रा को कम कर देते हैं। फिर NOx को उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए चयनात्मक गैर उत्प्रेरक जो है SNCR को यूज किया जाता है। और SNCR देखो, SNCR का डायग्राम बता दिए थे और SCR का भी बता दिए थे ना। SNCR और SCR जो है ये दोनों ही प्रोसेस है। इसमें क्या होता है ना कि अमोनिया और या यूरिया को यूज करते हैं ना, अमोनिया प्लस जो है OH मिलाते हैं, फिर इससे धीरे धीरे तुम्हारा N2 बनते हैं या N2O बनाते हैं, लास्ट में N2 या N2O के रूप में जो लास्ट फाइनली गैस निकलता है। इसमें यूरिया का भी यूज करते हैं, ध्यान रखना, यूरिया और अमोनिया का मेनली यूज होता है, जिसके कारण बाकी जो या नाइट्रोजन में बदल जाता है, जितना भी NOx होता है ना, तो जितना भी NOx जाएगा अंदर वो यूरिया इधर तुम्हारा, जैसे मतलब एक शुरू को एक बार एग्जांपल के साथ बहुत अच्छे से बताते हैं। देखो ये वाला जो डायग्राम, ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से क्या हुआ, यूरिया डाला जाता है, यूरिया जो है फिर यूरिया ब्रेक होता है, ठीक है। यूरिया का ये जो है फॉर्मूला ये होता है NH2C डबल बॉन्ड ONH2। तो ये क्या हुआ, अमोनियम टूट जाएगा, है ना, अमोनियम NH2 है यहाँ पे भी, ठीक है। ये अमोनियम टूट जाएगा और यहाँ पे अमोनिया NH3 प्लस HNCO ये बच जाएगा, है ना भाई। ये देखो सिंपल तुमको एक बताते हैं और तरीका, जैसे एक पहला फॉर्मूला लिखो NH2C डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। यहाँ इसको ऐसे करके इसको मिटा के जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। फिर ये जो है ये और ये आपस में रिएक्ट हो जाएगा, है ना, नहीं सॉरी गड़बड़ कर दी, फिर से NH2, इसको तो एक H चाहिए, ध्यान रखना, C डबल बॉन्ड O NH और एक H, तो ये जो है अपने रिएक्ट करके अलग हो जाएगा और ये जो है अलग हो जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ। तो ये अमोनिया बन गया, NH3 हो गया। अब देखो ये NH3 जो है फिर ये रिएक्ट किसके साथ करता है, NH3 को अगर OH के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये क्या बना देगा, बताओ क्या बनाएगा। देखो ये जो है ये NH2CO2 बना देगा। देखो NH, फिर से देखो NH3 प्लस OH, तो ये H जो है यहाँ से इधर ले लेगा, तो ये क्या बना देगा NH2 प्लस H2O, ठीक है। अब आगे क्या होगा, देखो NH2 बना दिया, ध्यान रखना।
तो NH2 के साथ जो है NO आएगा, NOx जो है जो तुम्हारे बाहर से डाला हुआ था उस NO को क्या करेगा, ये H2 में ये N2 बना देगा, ये जो है N2 बन जाएगा और ये जो है H2O बन जाएगा। तो बन गया ना, देखो N2 और H2 पानी बन गया, यहाँ पे पानी बन गया, नाइट्रोजन बन गया। इस तरह से क्या करता है, जितना भी NOx हो ना, NOx को क्या कर देगा, NOx को ये N2 में कन्वर्ट कर देगा, प्लस ये N2O में कन्वर्ट कर देगा फाइनली। तो जो भी हमारे पास जो प्रदूषक थे वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि एक क्लीन गैस हो जाएगी, जिसको हम लोग फिर एनवायरनमेंट में रिलीज कर देंगे, तो फिर हम लोग का दिक्कत नहीं होगा। यही जो है पद्धति, ये जो काम जो है, ये जो हम लोग ये जो बताया, ये SNCR द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ऐसा ही रहता है, मतलब थोड़ा सा बस एक SCR भी रहता है, बस उसमें कैटलिस्ट और नॉन कैटलिस्ट का बस यही है, ये नॉन कैटलिस्ट वाला है, ये कैटलिस्ट वाला है, ठीक है। इसमें कैटलिस्ट का यूज नहीं है, उसमें कैटलिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो है कम से कम 1700 बोलते हैं कि सॉरी 1970 के आसपास जो है TPP ये लोग अपनाने लगे थे, उसके बाद से ये जो है काम आने लगा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसी तकनीक का यूज करके NOx को कम करो, और जो FGD है उस FGD जो है उसका यूज करके SO2 को कम करो। तो ये दोनों जो है तरीके हैं, मतलब एक तरह से, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और अब देखते हैं ताप। देखो, ताप विद्युत संयंत्रों की कणिकीय पदार्थों यानी PM के नियंत्रण के लिए विद्युत अवक्षेप जो है एक होता है क्या बोलते हैं, विद्युत स्थितिकीय अवक्षेप होता है, उसका भी फोटो फिर हम बता देंगे। ESP लास्ट में जो जाएंगे ना उसका फिर फोटो बता देंगे, ठीक है। ESP इन सब का भी नियोजन किया जाता है, ठीक है। देखो हम जो क्या 4 चीज बताए थे, 4 चीज का हम लोग को रेगुलेट करना है, ठीक है। देखो हमने कौन सा बताया था भाई, कि एक तो बताया था, एक पार्टिकुलेट मैटर बताया था। तो पार्टिकुलेट मैटर को ठीक करने के लिए इसने क्या बताया, विद्युत स्थिति के अवक्षेपण, है ना, ये ESP का यूज कर लेंगे, ठीक है। सही हो गया, पार्टिकुलेट मैटर का दिक्कत खत्म, ठीक है। ये P है, ध्यान रखना। और फिर अब हम लोग मान लो SO2 है, तो SO2 के लिए जो टेक्निक है FGD, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ठीक है। NOx है, NOx के लिए 2 बताया इसने, SNCR, है ना, सिलेक्टिव नॉन कैटलिस्ट जो है, जिसको बोलते हैं चयनात्मक गैर उत्प्रेरक अपचयन रिडक्शन, ठीक है। और फिर SCR मतलब सिलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन, ठीक है। ये 4 ये हो गया। अब जो है कुछ जल बचा है और एक मरकरी वाला बचा होगा, बाकी सब तो हम लोग सही कर दिए, है ना, वातावरण को कर दिया ना प्रदूषण रहित, उन सबको खपत करके। फिर जो है जल की खपत नियंत्रित करने के लिए बंद शीतलन जल प्रणाली के लिए शीतलन टावरों का उपयोग किया जाता है। शीतलन टावर का भी फोटो दिखा देंगे, शीतलन टावर ये ESP दोनों का इसका रहा हुआ है, ठीक है। चलो आगे। वर्तमान में देखो, वर्तमान स्थिति के 2017 में कुल 117.1 गीगावाट में से 167 गीगावाट जो है या देश की वर्तमान कोयला आधारित विद्युत संयंत्र का 89% वर्तमान स्थिति ये है। मतलब 2017 में कुल जो है 187 गीगावाट में से 165 जो गीगावाट है वो कोयला आधारित गीगावाट है। मतलब कुल जो सोचो 89% हम लोग कोयला आधारित जो है विद्युत का यूज कर रहे हैं। कितनी बुरी बात है ये, मतलब हम लोग के लिए कितनी बुरी बात है। 2015 में जो अधिसूचित SO2 थी, मतलब जो है उसकी उत्सर्जन सीमा का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जो मतलब जो TPP है, जो मतलब जितना उनको बोला गया था इमिट करने के लिए उसका वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कोयले से चलने वाले कुल विद्युत संयंत्रों के केवल 1% में अनिवार्य FGD प्रणाली स्थापित की गई है। मतलब सोचो कितनी बुरी बात है। मतलब देखो हालत, देखो कितना गंदा हालत है। मतलब जी कोयले से जो चल रही है ना, उन सब TPP में, कोयले से चलने वाली सब TPP में जरूरत है किसका, FGD का ना, फ्लू गैस FGD है, ध्यान रखना, B नहीं है, ये FGD का मतलब फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का जरूरत है, ताकि हम लोग SO2 की मात्रा कैसे 1% ही, केवल 1% नहीं लगाया है। सोचो ये तो मतलब क्या मानक क्या दिया है, कुछ किया ही नहीं उन्होंने, 1% ही। मतलब सोचो अगर मतलब कि अगर हमारे देश में कुल टोटल 1000 अगर TPP है, यानी ताप विद्युत संयंत्र है, यानी थर्मल पावर प्लांट है, तो उसमें से सिर्फ एक ही जन ने जो है लगाया है FGD अपने यहाँ पे, ठीक है, FGD, ठीक है। तो सोचो ये कितनी बुरी बात है कि नहीं। तो भाई 99 तो जो बच गए वो तो करेंगे ना इमिट, SO2 फिर NO2 कोई भी हो, हर चीज तो वो इमिट कर ही रहे हैं, तो वो करेंगे ही, तो प्रदूषण बढ़ेगा ही, ठीक है। विज्ञान एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंदर इस पे ज्यादा मेरे को लगा जुर्माना ठोकना चाहिए, समझे।
विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के अनुसार कोयले से चलने वाली क्षमता के आधे से भी कम कणिकीय पदार्थ मानकों का अनुपालन करते हैं। सोचो, मतलब आधे से भी कम जो लोग हैं, मतलब 50% से भी कम लोग जो हैं वो पार्टिकुलेट मैटर जो है उसका फॉलो करते हैं। पार्टिकुलेट मैटर वाले में तो ये हो गया, फिर जो है एफजीडी वाला तो बहुत कम 1% ही है, पार्टिकुलेट मैटर वाला फिर भी तो 50% के आसपास तो है, मतलब 50% से कम ही है जो भी है वो जो संयंत्र है 50% से कम वाले लोग संयंत्र ही उसको फॉलो करते हैं। वाह, अरे वाह इंडियन गवर्नमेंट। देश में कोयले से चलने वाली कुल क्षमता में से 27% क्षमता वाले संयंत्रों में एफजीडी, ठीक है, 27% संयंत्रों में एफजीडी कार्यान्वयन के लिए बोलियां लगाई गई है, जबकि लगभग 72% क्षमता वाले संयंत्रों में वर्तमान में भी बोलियां नहीं लगाई गई। सोचो, देश में कोयले से चलने वाली कुल क्षमताओं में से केवल 27% क्षमता वाले, जिसकी क्षमता 27% है, उसमें से 27% क्षमता वाले संयंत्रों ने एफजीडी के लिए बोलियां लगाई, बाकी ने तो बोलियां ही नहीं लगाई कि भाई हम लोग ये करेंगे, मतलब इससे संबंधित, मतलब कोई, मतलब क्या बोले, लल्ले लगा रहे हैं सब। फिर चुनौतियों, लक्ष्यों को प्राप्त करने में चुनौतियां क्या, देखो, प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन, ठीक है, देश में विद्युत उत्पादकों में से बहुत कम के पास वायु गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के चयन रख रखाव, मतलब उनके पास कुछ नहीं है। देखो, वायु को तो वो एक तरह से पेल है, समझा, वायु प्रदूषण इतना गंदा तरीके से कर रहे हैं ना, मतलब मत पूछो। और जो पर्यावरण को वो पेल है ना, एकदम दे रहे हैं, अच्छे से चोद रहे हैं, उसका बर्बाद कर दे रहे हैं। तो क्या है ना कि प्रौद्योगिकी का कोई कार्यान्वयन नहीं हो रहा। देश में विद्युत उत्पादकों में से बहुत कम के पास जो है ना गुणवत्ता के लिए जो है ना टेक्नोलॉजी है, या कोई उनके पास चयन करने, रख रखाव करने के लिए कोई है उनके पास अनुभव, बाकी के पास कोई अनुभव नहीं है, उनके पास कोई दायरा नहीं है, वो लोग ऐसे ही हैं। मूल्यांकन के पूर्व अनुभव है, ठीक है। प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन के लिए जो है बोलियां लगाई जाती है, वो बोलियां अभी मतलब वर्तमान में 72% ये हो गया। फिर प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन वाला बता दिया कि भाई उनके पास कोई नॉलेज नहीं है इससे संबंधित, और वो क्या कर रहे हैं ना कि वायु गुणवत्ता संबंधित उनके पास कोई प्रणाली नहीं है, कोई रख रखाव नहीं है, जिसके कारण ये जो अनुपालन का दायरा जो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई इतना करना चाहिए, ऐसे कम करना चाहिए, वो दायरा ही कम हो जाता है। फिर चूना पत्थर की अनुपलब्धता एवं जल की खपत, जो देश भर में जो है क्या है, ताप विद्युत संयंत्रों में एफजीडी संस्थापन योजना का कार्यान्वयन करने के लिए चूना पत्थर होना चाहिए। भाई है ना, एफजीडी जो है उसको, एफजीडी को इम्प्लीमेंट करने के लिए तुम्हारे पास चूना पत्थर होना चाहिए, ठीक है। चूना पत्थर अगर नहीं होगा तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ी दिक्कत है। और जल की खपत से संबंधित भी समस्याएं हैं कि नहीं, क्योंकि चल वैसे ही तो पीने योग्य नहीं, ऊपर से इतना ज़्यादा खपत वो लोग करेंगे तो कैसी दिक्कत ही होगा वो, है कि नहीं। फिर जो है विद्युत संयंत्रों तक चूना पत्थर पहुंचाने का अपना पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेगा। विद्युत संयंत्र तक चूना पत्थर पहुंचाने का अपना पर्यावरण प्रभाव पड़ेगा, सही बात है ना भाई। विद्युत संयंत्र तक चूना पत्थर लेके जाओगे तो उसमें भी तो कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता। हाल ही में सेंटर फॉर द स्टडी इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी यानी सी स्टेप जो है, सी स्टेप की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ताप विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी स्थापित करने की कुल लागत 2000 तक, मतलब बोल रहा है कि ताप विद्युत संयंत्रों से संबंधित जो प्रौद्योगिकी है ना, संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रौद्योगिकी इसको स्थापित करने में कुल लागत 2030 तक लगभग जो है इतने लाख करोड़ है। सोचो 3.91 लाख करोड़, इतने लाख करोड़ रुपए टेक्नोलॉजी लग जाएंगे अगर तुम ताप विद्युत संयंत्र का से होने वाले पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। सोचो बर्बाद हो जाएगा, मतलब कि बर्बाद क्या, मतलब हाई लेवल है, मतलब कितना करोड़ रुपया, बाप रे बाप, 3 लाख करोड़ रुपए तुमको चाहिए। डिस्कॉम से भुगतान प्राप्त करने की समय सीमा के संबंध में अनिश्चितता होती है और वांछित नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए निजी क्षेत्र की उत्पादक कंपनियों के लिए एक चुनौती है, इसलिए उपकरणों की संस्थापना में देरी हो रही है, ठीक है। यह देखते हुए कि नए विद्युत संयंत्र फंसी हुई परिसंपत्तियों में बदल गए हैं, है ना, जो नए विद्युत संयंत्र है जो है फंसी हुई परिसंपत्तियों में पहले से ही नई विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का वित्त पोषण करने से सचेत उधारदाता तथा बैंक विद्युत संयंत्रों के लिए उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली का वित्त पोषण करने के इच्छुक नहीं है, समझा के। जो उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली है उसको अरे बहुत ज़्यादा फंबल हो जाता है कभी कभी,
तो वो उत्सुक ही नहीं है, जो बैंक वाले ना वो भी उत्सुक नहीं है, तो इससे भी दिक्कत है। वित्त पोषण तो मेन है, पैसा नहीं होगा तो कैसे दूर होगा बाबा। अब देखो स्थान बाध्यता, स्थान बाध्यता का मतलब क्या है कि देखो केंद्रीय विद्युत प्रणाली सीईए, ठीक है, सीईए का लोगो भी दिखा देंगे बाद में, ने लगभग 72 गीगावाट की ताप विद्युत संयंत्र क्षमता वाले संयंत्रों की पहचान की है। 72 गीगावाट की ताप विद्युत क्षमता वाले संयंत्रों की पहचान की है, जो स्थान की अनुपलब्धता के कारण इस स्थिति में नहीं है कि वे एफडीजी स्थापित कर सके। सोचो, मतलब सोचो कि सी ने लगभग 72 गीगावाट वाले जो ताप विद्युत संयंत्र है, मतलब इतनी क्षमता वाले की पहचान की है, जो स्थान की अनुपलब्धता के कारण इस स्थिति में नहीं है कि वे एफडीजी, मतलब उनके पास जगह नहीं है। सोचो तो सालन उन्होंने क्यों लगाया, फिर जगह नहीं है, उनको पता है कि भाई उत्सर्जन इकाई वो उत्सर्जन करेगी तो उसको रोकने के लिए भी तो जगह चाहिए ना, तो उसको साफ करने कौन बाप थोड़ी, उसका बाप थोड़ी करेगा, इसलिए वे SO2 जो है मतलब SOx उत्सर्जन मापदंडों का पालन नहीं कर पाएंगे। भाई तो जगह लो, है कि नहीं, फटाफट पैसे तो कमा रहे हो धनाधन, पर कर नहीं रहे हो। सरकार को थोड़ा नियमों को कड़ा करना चाहिए। कोविड-19 लॉकडाउन, इससे श्रम बल की अनुपलब्धता के कारण उत्सर्जन में कमी की सुविधाओं के निर्माण में 6 महीने का विलंब हो गया। हाँ, ये बोल मान सकते हैं भाई इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है। आगे की क्या रहा है ये देखो, सूचना साझा करना, यानी एफजीडी के संबंध में प्रौद्योगिकी विकल्पों की सीएई द्वारा जांच की जा सकती है। मतलब जो एफजीडी के संबंध में जांच करनी चाहिए भाई किसके पास लगाया हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं, और निष्कर्षों से सभी संबंधित उत्पादक कंपनियां, विद्युत कंपनियां, राज्य विद्युत नियामक जो आयोग है ना, जो चाहे विद्युत उत्पादक कंपनियां हो, चाहे विद्युत कंपनियां हो, चाहे जो स्टेट लेवल का जो विद्युत नियामक बोर्ड होता है ना, ये सीईए के नीचे जस्ट यही है, सीईए के नीचे जो होता है ना यही चुतिया, ठीक है, SERC, ठीक है, SERC के साथ साथ CERC के ज्ञान में लाया जा सकता है, ताकि जो है आदेश देने के लिए उत्पादक कंपनियों की ओर से उचित एवं समय पर निर्णय लेने की सुविधा मिल सके। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं प्रशुल्क की युक्ति संगत बनाना, है ना। SERC मतलब जो है स्टेट लेवल का जो है विद्युत नियामक आयोग जो है ताप विद्युत संयंत्रों के लिए संशोधित उत्सर्जन मानक के आधार पर आवश्यक प्रशुल्क विनियमों में शीघ्रता से उचित प्रावधान कर सकते हैं, ताकि एक नियमित नकदी प्रवाह सुनिश्चित हो सके ना। समझ में, प्रशुल्क युक्ति संगत बनाना मतलब कि जो है युक्ति संगत बना और उसको साले से पैसे लो। अकुशल योजनाओं को बंद करना, है ना। कम परिचालन उष्मा दर के कारण अधिक उत्सर्जन वाली पुरानी और अकुशल इकाइयों के लिए उचित कार्य मुक्ति योजना तैयार करना, मतलब जो कम काम किया ना उसको जो है उस जो है योजनाओं को बंद करना। कार्यान्वयन का अनुकूलन, कार्य क्षेत्र और समग्र कार्यान्वयन कार्यक्रम को इष्टतम बनाने के लिए निविदाओं के में सहायक सुविधाओं जैसे जल शोधन संयंत्र, चूना पत्थर प्रबंधन प्रणाली इन आदि बहिष्कृत करने का विकल्प प्रदान किया जा सकता है ना। अब आगे चलते हैं, बहुत मतलब ये थोड़ा काफी बड़ा था, है कि नहीं। फिर प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी के लिए बाजार, है ना, मतलब एक वैसा बाजार तैयार करना चाहिए जिसमें FGD, SCR, SCA, SNCR जो है ये सब उपकरण निर्माताओं के लिए बड़ा व्यावसायिक अवसर पैदा किया जा सके ना, ताकि नए उत्सर्जन मानदंडों के कार्यान्वयन के लिए क्योंकि भाई नए उत्सर्जन कार्यान्वयन मानदंड लगाने हैं तो ये मशीनें, ये उपकरण तो तुमको लगाने होंगे किसी कंपनी को, तो वो चाहे FGD हो, चाहे SNCR हो, चाहे SCR हो, इन सब से संबंधित जो उपकरण हैं वो निर्माताओं के लिए एक बड़ा व्यापारिक जो बना रहे हैं उनके लिए तो बड़ा व्यापारिक अवसर होगा, क्योंकि हर जगह TPP है, जो TPP है वो TPP तो लेके जाएगा ही, तो उससे संबंधित जो हो और उत्सर्जन मानकों का पालन करने के लिए विद्युत उत्पादकों को प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी संस्थापित करने में काफी निवेश करना है। और क्योंकि ये लोग इसमें पैसा भी डालेंगे ना, क्योंकि इनको तो निवेश करना ही पड़ेगा, इनका बाप भी करेगा, ये नहीं निवेश करेंगे तो क्या है कि नहीं तो उनको चलाने कौन देगा। सरकार को थोड़ा सा कठोर कदम लेना चाहिए इससे संबंधित, है ना। फिर देखो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन हम पहले बताए थे, इसके बारे में थोड़ा सा, और ये चयनात्मक और ये जो चयनात्मक इसके बारे में बता देते हैं। देखो ये क्या है, इसने क्या बताया कि FGD देखो क्या है, ये जीवाश्म ईंधन से चलने वाले, देखो जीवाश्म मतलब जैसे इसमें ध्यान रखना चूना पत्थर का भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ये जीवाश्म ईंधन से चलने वाली विद्युत संयंत्रों
में उत्सर्जित फ्लू गैसों से SO2 हटाने, कुल मिलाकर वो यही बताया SO2 को हटा देगा। डीसल्फराइजेशन का मतलब यही होता है कि SO2 को हटा देगा, ठीक है, हटाने के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी है, ठीक है। तो ये पूछ लेगा एफजीडी का किससे संबंधित है, ठीक है। एफजीडी जो प्रौद्योगिकी है किससे संबंधित है, NOx से, CO2 से, SO2 से या अमोनिया से, इस तरह से। तो SO2 से संबंधित है कि नहीं। ये आर्द्र एवं शुष्क प्रक्रिया के द्वारा के माध्यम से पूरा किया जाता है, ठीक है, आर्द्र एवं शुष्क प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया जाता है। शुष्क एफजीडी, देखो शुष्क एफजीडी होता है और आर्द्र एफजीडी होता है। देखो इसमें क्या होता है ना, शुष्क स्क्रैबिंग इंजेक्शन सिस्टम की प्रक्रिया से गैसीय प्रदूषकों से अभिक्रिया करने और उन्हें हटाने के लिए अभिकर्मक के रूप में चूना पत्थर, पहले बताया शुष्क में क्या होता है, चूना पत्थर का उपयोग किया जाएगा, ध्यान रखना भाई, क्योंकि चूना पत्थर थोड़ा सूखा टाइप में होता है ना, तो ऐसे याद कर लो। फिर शुष्क इंजेक्शन प्रक्रिया से सीधे फ्लू गैस की वाहिनी में शुष्क जल चूना इंजेक्ट किया जाता है और अंतिम उत्पाद के रूप में शुष्क पदार्थ उत्पन्न होता है, जिसे आग उपचार के कारण कणिकीय नियंत्रण उपकरणों में एकत्रित किया जाता है, ठीक है। बाद में जो भी है मतलब कुल मिलाकर CSO2 जो है वो नहीं निकलेगा, फिर जो है उसको क्लियर गैस निकलेगा, ठीक है। और आर्द्र एफजीडी जो है फ्लू गैस स्क्रबर में चूने के घोल की बौछार या छिड़काव किया जाता है और SO2 छिड़काव में अवशोषित हो जाती है, सोचो। और आर्द्र कैल्शियम सल्फाइड या अपशिष्ट जल में बदल जाता है, सोचो। मतलब जो चूना जो है उसको छिड़का जाता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फाइड बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। तो क्या होगा, जो सल्फाइड है वो कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगी, है ना, तो इस तरह से एक यौगिक बन जाएगा ना, ठीक है। एफजीडी जो होता है, हाँ आर्द्र कैल्शियम सल्फेट हो गया। एफजीडी अवशिष्ट जल को बड़े फिल्टर प्रेस या बहुत अधिक मात्रा में कीचड़ उत्पादन के लिए बड़े वैक्यूम बेस्ड फिल्टर का उपयोग करके प्रभावी एवं कुशल तरीके से उपचारित किया जा सकता है, ठीक है। चयनात्मक SCR के बात में देखो, ये वर्तमान में सर्वाधिक व्यापक एवं उपयोग ली जाने वाली प्रौद्योगिकी, ये ध्यान रखना बहुत। ये दोनों ही जो SCR है या SNCR है, दोनों ही NOx को खत्म करने के लिए कन्वर्टर में उत्प्रेरक की उपस्थिति होती है, ये ध्यान रखना। और NOx में क्योंकि SCR है तो कन्वर्टर मतलब वो तुम्हारा C मतलब यहाँ कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट मतलब होता है उत्प्रेरक, ठीक है। तो कन्वर्टर में उत्प्रेरक की उपस्थिति में NOx को नाइट्रोजन में परिवर्तित करें, ये पहले ही बता दिया ना। तो इसमें क्या होता है ना कि नाइट्रोजन गैस लास्ट में बनती है, नाइट्रोजन गैस जो होती है में लास्ट में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। और अपचयनकारी एजेंट के रूप में अमोनिया का, है ना, रिएक्टर जो अपचयन कौन करता है, वो अमोनिया करती है। उत्प्रेरक सामान्यतः देखो कौन कौन से इसमें ये पूछ सकता है, टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड होता है। देखो टाइटेनियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, है ना, टाइटेनियम TiO2 और पेंटेन जो भी है क्या नाम है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। देखो इसका भी फॉर्मूला दिखा दे, V2O5, ये होता है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। और टंगस्टन ट्राईऑक्साइड जो है वो उसका मिश्रण होता है, ये तुम्हारा उत्प्रेरक हो गया इसमें, ठीक है। फिर जो है SCR फ्लू गैसों में मतलब 60 से 90% मतलब हटा देता है, ये इसकी क्षमता बता दी। यह प्रक्रिया बहुत महंगी है। संबंधित अमोनिया इंजेक्शन के परिणाम स्वरूप निकास में अमोनिया स्लिप स्ट्रिप यानी यंत्र द्वारा छोड़ा गया वायु प्रवाह होता है, ठीक है। अब देखो ये इसमें क्या है ना कि ये और ये जो है ये SCR है, ये SNCR है, इसमें नॉन कैटलिस्ट, इसमें कैटलिस्ट का जरूरत नहीं होता है। SNCR अभिक्रिया में एक अभिकर्मक अर्थात यूरिया, इसमें यूरिया यूज करते हैं, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, निर्जल अमोनिया व जलीय अमोनिया, इन सब का उपयोग तापमान क्षेत्र के लिए भट्टी के अंदर फ्लू गैस से फ्लू गैसों को इंजेक्ट किया जाता है। NOx से अभिकर्मक यानी यूरिया अभिक्रिया करती है और N2 और H2 निर्माण होता है। पहले बताते कैसे होता है, बता दिया जाए ना पीछे, जो NH2 है, C डबल बॉन्ड हो है, इसको NH लिखो, ये H जो है इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, NH3, ये HCO जो भी है, ये भी जो भी है मतलब ये क्या बन जाएगा, CNHHN और CO, ये बन जाएगा, ठीक है। फिर जो है ये NH3 जो होता है ना, ये फिर जो है NOx के साथ रिएक्ट करता है और लास्ट में क्या है N2 और NO2 जो है NO2 नहीं N2O जो है वो बन जाता है। लास्ट में H2O भी उसमें बनता है, ठीक है। N2 और H2O बनता है और उत्प्रेरक की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। और लास्ट में जो है ये तुम्हारा अवक्षेपक इलेक्ट्रो ESR बताया था ना, ESR, ये जो है ये जो क्या होता है ना, ये तुम्हारा किसके लिए यूज करते हैं बताओ, ये किसके लिए यूज करते हैं, ये पार्टिकुलेट मैटर के लिए यूज करते हैं, ध्यान रखना। विद्युत स्थैतिक अवक्षेपण वह निस्यंदन उपकरण छन्नी है जो यूनिट से होकर गुजरने वाले गैसों के प्रवाह को न्यूनतम रूप से बाधित कर
एक प्रेरित स्थैतिक आवेश बल का उपयोग करके प्रवाहमान गैस से धूल व धुएं जैसे महीन कणों को हटा देता है। मतलब पार्टिकुलेट मैटर को ये क्या कर देगा, हटा कर देगा। तो ये जो है टोटल इतना बड़ा जो ये था ना करंट अफेयर का टॉपिक, इसको कंप्लीट कर दिया। इसको कोई क्वेरी हो तो बात कर लें। थैंक यू।